गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने जेनेटिक्स में टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से टर्म बेसिकली यूज होते हैं। प्लस मैंने आप लोगों को ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु गिव्स द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बारे में बताया था। प्लस जीन के बारे में बताया था कि जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड डिस्कवर्ड बाय द जॉनसन, विलियम जॉनसन। और मैंने मेंडल्स के द्वारा चूज किए हुए प्लांट, एक्सपेरिमेंटल प्लांट के बारे में बताया था जिसका नाम था पाइसम सेटाइवम गार्डन बी। तो मेंडल ने उस प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था। 7 कैरेक्टर्स आर स्टडीड बाय द मेंडल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइसम सेटाइवम कंटेन 14 chromosome. How much? 14 chromosomes. और मैं आपको बता दूं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फर्दर मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एक बार आया था नेट में भी। सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर था? प्लांट हाइट, और इसको हमने बोल दिया था स्टेम लेंथ, कुछ भी हम बोल सकते हैं। आफ्टर दैट था फ्लावर पोजीशन और पॉट पोजीशन बोल देते हैं हम। आफ्टर दैट था पॉट कलर, after that pod shape, after that flower color, after that seed color, and after that seed shape, shape and seed color। ये 7 थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील है, कौन कौन सी होती हैं। बेसिक आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर, वो कौन कौन से किस किस पर थे। कि तो जो प्लांट हेड था वो 4th क्रोमोसोम पर, फ्लावर पोजीशन 4th क्रोमोसोम पर, और आपका पॉट कलर 5th क्रोमोसोम पर, एंड पॉट से आपका 4th क्रोमोसोम पर, फ्लावर कलर आपका 1 पोजीशन पर, एंड आफ्टर दैट सीड से आपका 7th क्रोमोसोम पर, एंड सीड कलर ऑलरेडी 1 क्रोमोसोम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन आया था। और मैं आपको बता दूं कि मेंडल studied 4 different chromosomes of pea plant। तो आप लोग यहां देखेंगे
chromosome on fourth number. How much? 4? 3. And 2 chromosome on one number and 5 chromosomes on one and 7 chromosome and other. तो ये पॉइंट क्लियर हुआ. नेक्स्ट जीन. अब मैं आपको बता दे रहा हूं यहीं पर क्या कि जीन फॉर प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन एंड पॉट शेप, जीन फॉर प्लांट हाइट, कॉमा, फ्लावर position and pod shape are located on chromosome number 4. Second one, genes for pod color are located on chromosome number 5. Gene for flower color and seed color, flower color and seed color are located on chromosome number 1. And next one, genes located seed shape on chromosome number 7. तो मीन्स दैट जो 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स थे जिनको स्टडी किया मेंडल्स ने, तो वो थे आपके 1, 4, 5, 7. These four different chromosomes the Mendels studied on. ये पॉइंट क्लियर हुआ. अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को लॉ ऑफ मेंडल्स और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन लॉ और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कि मेंडल ने कैसे और कौन कौन से लॉ दिए थे हेरिडिटी के रेस्पेक्ट में, इनहेरिटेंस के रेस्पेक्ट में. इनहेरिटेंस में आपको बता चुका हूं द ट्रांसमिशन ऑफ डिस्क्रीट फैक्टर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और one generation to another generation is known as heredity, and the science in which we studied about the
heredity, differences or variations as well as environmental factors is known as genetics, जिसको जॉनसन विलियम बेटसन ने डिस्कवर किया था। तो अब हम बात कर रहे हैं मेंडेलियन लॉ के बारे में, और इनको हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये पॉइंट क्लियर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें मेंडल ने सबसे पहले लॉ दिया, लॉ ऑफ segregation, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले तो मैं आपको ये वर्ड क्लियर कर दूं, सेग्रीगेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट होना, बट जाना, इक्वल बटना। तो दिस इज द सेग्रीगेशन। इसके अकॉर्डिंगली क्या था कि कोई भी इंडिविजुअल है वो 2 डिस्क्रीट कैरेक्टर रखता है। इज दैट ए जीन? 2 डिस्क्रीट कैरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? एक जीन जिसमें 2 एलील है। एलील क्या होंगे? 2 डिस्क्रीट फैक्टर्स। तो जो 2 डिस्क्रीट फैक्टर्स होते हैं, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, जब स्पर्म और ओवा बनते हैं या जब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनती हैं, तो उन 2 कैरेक्टर्स में से, 2 डिस्क्रीट कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर अलग अलग सेग्रीगेट हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर? तो मींस दैट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो सेग्रीगेशन होगा, वो इक्वल अमाउंट में होगा। तो जो गैमीट बनेंगे F1 जनरेशन में, तो वो जो गैमीट बनते हैं वो कंप्लीटली प्योर होते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीटली प्योर होते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली दिस लॉ state that each individual possess 2 factors, और हम इसको क्या बोल देते हैं? जी, कि हर एक इंडिविजुअल में 2 फैक्टर्स होते हैं। किसके लिए? फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट, फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा कि प्लांट हाइट थी, सपोज दैट दिस इज द एग्जांपल। अभी इन 2 लाइनों का मैं मतलब बता दे रहा हूं कि सपोज दैट प्लांट हाइट थी, तो इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर थे? एक टॉल था और एक ड्वार्फ था, यानी कि 2 फैक्टर हो गए, एक टॉल और एक ड्वार्फ। ठीक है? तो ये आपके हो गए क्या कि दिस लॉ स्टेट दैट ईच इंडिविजुअल possess 2 factors gene for a
पर्टिकुलर ट्रेट। मैंने बताया जब गैमीट फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन each member of one factor, each member of one factor और बोल सकते हैं हम इसको पेयर ऑफ फैक्टर और जीन आर separated या separate from each other, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, from each other। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन each member of pair of factors or gene are separate from each other, so each gamete carry only one, each carry only one gene, each gamete carry only one gene, so it is known as, also known as law of purity of gamete, purity of ये पॉइंट क्लियर। सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको अब हम लोग एग्जाम्पल से इजीली क्लियर हो जाएगा। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल से आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट्स इजी टू क्लियर। क्या मैं फर्दर बता दूं कि हर एक इंडिविजुअल दो करेक्टर्स रखता है और वो दोनों करेक्टर्स जब गैमीट फॉर्मेशन होते हैं तो इक्वल अमाउंट में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं या सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने क्रॉस कराया और केवल एक करेक्टर लिया और उस करेक्टर के बीच में क्रॉस कराया, तो द क्रॉस इन विच ओनली one characters will take place is known as monohybrid cross। तो इसको हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोल दिया। द क्रॉस बिटवीन individuals which possess
trait or character is called monohybrid cross. Monohybrid cross. जब केवल हम एक ही करेक्टर लेंगे और उन करेक्टर्स के बीच में क्रॉस करा देंगे, जैसे मेंडल took tall pea plant ये क्या था? डोमिनेंट। एंड ड्वार्फ pea plant, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एलिलिक फॉर्म में? स्मॉल टी टी। ये क्या था? ऐसे एंड क्रॉस्ड क्रॉस कराएं क्या कि ये पेरेंटल, पी इंडिकेट द पेरेंटल, ओके, कि मेल और फीमेल क्या है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिया कैपिटल टी टी और क्रॉस कराया स्मॉल टी टी के बीच। दिस इज द टॉल, दिस इज द ड्वार्फ। तो जो गैमीट बने, गैमीट क्या बनेंगे? अभी मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया। ईच में वन मेंबर ऑफ ईच पेयर मीन्स दैट ओनली टी। ऐसे ही इसमें से भी स्मॉल टी होती। तो F1 जनरेशन, अब इसके बीच में क्रॉस कराएंगे ना, दिस इंडिकेट द टू मेटिंग कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। अब हमने जब इसमें मेटिंग कराया तो F1 जनरेशन, F1 का मतलब फर्स्ट फाइलियर, F1 इक्वल टू फर्स्ट फाइलियर। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा? मीन्स T, we got T and T. T is the dominant, means that dominant मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, those expressions are shown out in the generation, जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, जो अपना इफेक्ट दिखाते हैं, वो डोमिनेंट कहलाएंगे। और dwarf pea plant recessive means that their effects are hidden by the dominant allele। तो इस केस में ये जो हमें हाइब्रिड मिला, हाइब्रिड का मतलब रिकॉम्बिनेशन, तो हाइब्रिड जो मिला इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है, तो ये
फिर आपका फिनोटिपिकली क्या होगा, टॉल प्लांट होगा। क्या होगा ये, टॉल प्लांट। पॉइंट क्लियर, आगे बढ़े। अब जब हम फर्दर F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करा देते हैं तो जो जनरेशन हमें मिलती है वो F2 जनरेशन कहलाती है। मीन्स दैट, मैं आपको यहां सेगमेंट में क्लियर कर दे रहा हूं। F1 जनरेशन are self crossed, करा F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस, T इंटू T। कौन कौन से गैमेट बनेंगे, चाहे हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज नोन एज द पुन्नेट स्क्वायर। एटी ये वाला और ये टी, ये मान के चलिए ये फीमेल हो गया, और ये वाला जो अदर सेगमेंट है ये आपका फीमेल हो गया। टी का क्रॉस कराया, वी गेट टी का स्मॉल टी में क्रॉस कराया, टी एंड स्मॉल टी। स्मॉल टी का कैपिटल टी में कराया, स्मॉल टी कैपिटल टी, और स्मॉल टी का स्मॉल टी में कराया। क्लियर? This one is known as Punnett square. And this one, Punnett square, is used to kind and frequency of offspring. कि जो हमारे ऑफस्प्रिंग है उसमें क्या क्या रेशियो है, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हैं या उसके टाइप्स क्या हैं, काइंड्स क्या हैं, तो हम लोग पुन्नेट स्क्वायर से बनाते हैं। एंड ये पुन्नेट स्क्वायर को डिस्कवर किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिनाल्ड क्रंडल पुन्नेट। This is the full form in 1905. This is the full name of Punnett. तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, this one and individually this one. अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें, फिनोटिपिक रेशियो,
फिनोटाइपिक का मतलब एपियरेंस, फिजिकल एपियरेंस और मॉर्फोलॉजिकली, कि वो देखने में कैसे लगते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें दोनों कैपिटल टी एम इफ दैट बोथ आर डोमिनेंट एलील, तो ये टॉल होगा। एंड इन दिस केस द हाइब्रिड्स आर formed, but capital T are present in two cases, means that they are dominant, means that tallness is dominant, tallness factor is dominant over the recessive. So means that all these three represents tall. And one is recessive, one is dwarf. So in monohybrid cross, the phenotypic ratio is 3:1. बात करें हम जीनोटिपिक रेशियो, means that जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है। तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन में देखिए इट इज द वन टाइप, टू इज अनदर टाइप एंड दिस वन इज अनदर टाइप। सो दिस इज द 1:2:1। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी गेट नंबर 1 homozygous dominant एलील, कितना? एक। एंड आफ्टर दैट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एलील 2, and last that homozygous recessive allele is equal to 1. पॉइंट क्लियर। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 का होता है, जीनोटाइपिक रेशियो जो होता है 1:2:1 का होता है। यानी कि इसमें 1 होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। होमोजाइगस का मतलब ए सेम सेट ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम। तो ये देखिएगा सेम सेट है, कैपिटल टी कितना है? 1 है, 1 लिख दिया। होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट क्यों? क्योंकि कैपिटल टी है दोनों में। तो कैपिटल टी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एलील कितनी है? 2, 1 and 2. So the genotypic ratio in monohybrid cross is 1:2:1. ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की।
तो ये जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये केवल और केवल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अप्लाई होता है, विच फॉर्म द हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग, विच, तो इसमें हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, एक नोटेबल पॉइंट है ये, क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन applied only in diploid organism which formed haploid gamete. Haploid gamete. अब हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डोमिनेंट इंडिविजुअल का रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करा देते हैं, लेकिन ये डिपेंड अब करता है कि वो जो डोमिनेंट इंडिविजुअल है जिसमें डोमिनेंट एलील्स हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो अलग फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होगा, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो अलग फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो होता है। तो हम बात करने जा रहे हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में द क्रॉस between dominant individual and recessive and recessive phenotypic to see if the dominant is heterozygous condition or homozygous condition। तो पहला केस हम बना रहे हैं क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड homozygous
रिसेसिव के बीच। पहली कंडीशन यही तो बनेगी। टेस्ट क्रॉस दोनों कंडीशन में होगा, लेकिन अलग अलग होगा। क्या कि पर्टिकुलर डोमिनेंट हेटेरोजाइगस है या पर्टिकुलर डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में। तो पहला केस हमने बनाया होमोजाइगस डोमिनेंट इनटू होमोजाइगस रिसेसिव। चलिए, कैपिटल टी हो गए, गैमीट टी एंड स्मॉल टी। क्या क्या बनाएंगे F1 जनरेशन में? टी एंड टी। यहां से केवल ये क्या बने? टी एंड टी, यानी कि ऑल आर टॉल, सारे लंबे हैं। तो मीन्स दैट सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल, वन काइंड ऑफ और सेम काइंड ऑफ, वन काइंड ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं बी, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव क्रॉस कराएं। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कौन सा होगा? दिस वन। और होमोजाइगस रिसेसिव दिस वन। तो इसमें दो अलग अलग बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी अलग अलग, और इसमें केवल ओनली स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में दिस इज द पी, दिस इज द गैमीट। F1 जनरेशन में किस टाइप के बनेंगे? एक बनेगा दिस वन और एक बनेगा, दो टाइप्स के गैमीट बने और रेशियो क्या रहा? 1:1, वन टॉल एंड वन रिसेसिव या ड्वार्फ। क्या रेशियो रहा? 1 टॉल यानी कि 2 काइंड्स एंड 1 ड्वार्फ। कितने टाइप्स के गैमीट बने? 2 टाइप्स, 2 काइंड्स। Point clear? So I think it is clear to all. Monohybrid cross में law of segregation, it is already known as the purity of gametes, और इसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, और इसमें हमने टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया। टेस्ट क्रॉस में दो कंडीशन है कि होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, तो केवल एक काइंड के इंडिविजुअल बनते हैं, सारे लंबे। और अगर यही डिफरेंट कंडीशन हो, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो और होमोजाइगस रिसेसिव हो, तो उसमें दो काइंड्स के इंडिविजुअल बनते हैं। कल हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।